चलो, तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बाकी जो बच्चे आएंगे वो लेट आएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। मैं फिर से कह रहा हूं, बस कॉपी लेके बैठ जाओ या फिर आपका नोटबुक लेके रिवाइज लेके बैठ जाओ, आराम से सारा का सारा नोटबुक रिवाइज हो जाएगा और सब कुछ एक बार वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। 40 से 45 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, 40 मिनट मुश्किल से। 11 बजे से पहले पहले क्लास कंप्लीट कर देंगे भाई साहब। देखो, सबसे पहला टॉपिक अगर मैं कहूँ चैप्टर में, अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना और माइंड में मेमोराइज करते रहना कि क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, याद करते चलना, ठीक है, ताकि हमारा मिड टर्म सिलेबस का भी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। देखो, चैप्टर नंबर 6 जो है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, जब बच्चा पहली बार इसे पढ़ता है ना, बहुत ऑड सा चैप्टर लगता है, क्योंकि इससे पहले ना ही तो इसके हाथ देखे हो तो ना ही पैर, क्योंकि 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में इसका एक भी पार्ट नहीं था, सिर्फ टॉर्क को छोड़ के। कुछ बच्चों ने टॉर्क के बारे में सुना होता है, तो क्योंकि ये पूरा ही कंप्लीट नया चैप्टर पड़ जाता है, इसीलिए बच्चों को दिक्कत होती है कई बार। लेकिन एक बार पढ़ लो और दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, तो इतना आसान लगता है, इतना आसान लगता है सबसे आसान चैप्टर ये। सच्ची मजाक नहीं करो। देखो भाई, अगर मैं टॉपिक्स की बात कर दूं सबसे पहले, अगर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से रटे होने चाहिए आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक ही सबको पता है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को रानी COM कहते हैं, तो COM अपने पास ये रहा है ना। शिवम, दूसरा टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है टॉर्क। टॉर्क पे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, वो कंप्लीट जरूर कर लेना एनसीईआरटी वाले भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं। MOI मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उस पे आने के चांसेस कम है, टॉपिक आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। और चौथा और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बताता हूं, तो वह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हो। ये अपने पास 4 टॉपिक है बस इस साल के सिलेबस में, देखा जाए अपडेटेड सिलेबस बता रहा हूं आपको, 4 टॉपिक है मेन, जिसपे आपको टॉपिक में सारे के सारे पॉइंट, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल रटे होने चाहिए भाई साहब। तो देखो, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन कौन से हैं। सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद अगर कुछ लो तो टॉर्क ले लेना, और उसके बाद कुछ लो तो आप ले लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे करके ले सकते हैं। ये है बोर्ड के एग्जाम के परस्पेक्टिव के हिसाब से, राइट। नीट में उल्टा हो जाता है। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हमने टॉपिक लिख दिया, आई होप कि मेरी आवाज सबको क्लियर होगी और सबको इजीली सबको समझ दे रहा होगा। चलो, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूं, मस्त आराम से लीड लगा के हेडफोन लगा के बैठ जाओ, सब कुछ समझ में आएगा सब कुछ, और 1 घंटे में आपका इतना बेनिफिट होगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 1 घंटे भी कह रहा हूँ, 40 मिनट के अंदर अंदर। सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो पहले आपको मेंटली क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी बैलेंस हो सके। अपने दिमाग में सबसे पहले ये डालो कि कोई सा भी पार्टिकल हो, कोई सा भी सिस्टम उधर, 4 मास जोड़ दे, 5 मास जोड़ दे, मुझे बता दो जो बॉडी दे रखा है वो बैलेंस कहां पे हो जाएगा। जैसे मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ, तो ये पेन कहां पे बैलेंस हो जा रहा है, वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास आएगा। ये बैलेंस नहीं हो रहा भाई साहब, देखो नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते, तो याद क्या रखोगे, जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए वही उसका क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है कि कितनी दूरी पे बैलेंस हो रहा है वगैरह वगैरह, है ना। तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालू तो सेंटर ऑफ मास में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास में 3, कि पहले तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए और मेंटली क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको कि कितने फॉर्मूले हैं। और तीसरा, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, समझ रहे हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप कर सको वो कर सकते हो। इतने 3 चीजें आपने कंप्लीट करा, ये टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, देखो कहने के लिए अलग है लेकिन डेफिनेशन अलग है, हाँ या ना बोलो। सुनो मेरी बात, अगर मैं कह रहा हूँ योगेश, मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए वही क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन टीना, इसका डेफिनेशन अलग है, ऐसे नहीं बोल देना कि जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए वही सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन लेके आओ, गलत हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हम मान लें कि सारा मास आके जमा हो गया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में लिख के बोलना पड़ता है। क्या कहते हैं कि ये वो पॉइंट है बॉडी पे जहां पे सारा मास पीयूष मान लिया जाता है कि आके जमा हो गया है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज द पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, मान लिया जाता है कि आके जमा हो गया। जैसे आपका डेफिनेशन क्लियर होता है, दूसरा पॉइंट आता है फॉर्मूला। मैं डेफिनेशन यहां नहीं लिखूंगा, मैंने रिपीट कर दिया, आप चाहो तो बैक करके लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले यहां लिख दे रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले। देखो,
मैक्सिमम कितने फॉर्मूले आ जाएंगे। अगर वो पोजीशन वेक्टर की बात करें, अब ये वाला ना एग्जाम में पूछा जाता है, अब बच्चों को पता ही नहीं चलता ये पूछा गया था, बाद में बोलोगे अबे फिर वो कहते हैं भैया ये अच्छा ये वाला करना था क्या, मुझे तो पता है। एग्जाम्पल के जैसे मैंने ग्राफ बनाया, देखो दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और दोनों का पोजीशन वेक्टर दे देते हैं वो r1 और r2, और इंग्लिश में लिखा देंगे, ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा ना देंगे वो आपको वर्डिंग में लिख के देंगे कि टू बॉडीज हैविंग पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 r2 देन द फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे इंग्लिश में दो तीन लाइन लिख के दे देंगे। अब बच्चा उसमें कंफ्यूज हो रहा था, भाई बोल तो दिया दो बॉडी है, m1 m2 है, पोजीशन वेक्टर r1 r2, और दिमाग कहां लगाओगे, जहां ये कॉन्सेप्ट दे दे सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे, मैं यहां पे मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास है ये वाला, सेंटर ऑफ मास में मास कितना हो जाता है, टोटल मास m1 प्लस m2, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो पीले से दिखा देता हूं मैं, ये सेंटर ऑफ मास, हमें नहीं पता था ना कहां पे होगा, तो हमने मान लिया कि सेंटर में होगा कहीं पे, आरकॉम कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर को क्या कह रहे हैं, आरकॉम, और आरकॉम का फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया होगा, दैट वाज आरकॉम इज इक्वल टू में m1 r1 प्लस में m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे लिख देना है। और कैसे लिखवाया था एग्जाम में मैंने आपको बताया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया था, वैसे ही पहले डायग्राम बनाया, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट लगाया, मास इनटू में पोजीशन किया और बराबर करके ये फॉर्मूला निकाल दिया। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएगा, और 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो बता देंगे कि ये फॉर्मूला लिख के दिखाओ एक बार कैसे आया था। तो डायग्राम, छोटा सा कैलकुलस, और देन ये फॉर्मूला लिख के दिखा देना है आपको, तो हो जाएगा ये 2 नंबर का क्वेश्चन। सबको समझ में आया। इसके बाद कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, इसके बाद के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, सुन रहे हो सब, देखो तो उसके बाद पोजीशन वेक्टर आते हैं। मान लो कि ऐसा करके बॉडी देंगे वो कि भैया 3 मासिस है, 3 नहीं 4 मासिस दे दिए भाई साहब, चलो 3 मास ये देते हैं, ऐसे करके 3 मासिस दे दिए, ट्राइंगल बना रहे होंगे और ऐसा करके दे देंगे, ये बोलेंगे मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है, और इनका कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, पहले का दे दिया x1, y1, ऐसे करके 2, 3, 3, 4 ऐसा कुछ भी लिखा होगा। इसका लिख दिया x2, y2, मैं यहाँ पे x के फॉर्म में लिख रहा हूँ, वैसे एग्जाम में नंबर के फॉर्म में लिखा होगा। जैसे इसका लिखा होगा 4, 3, तो इसको लिख दे रहा हूँ मैं x3, y3, पहला x होता है दूसरा y होता है। अगर अपने पास ये चीजें पता है अपने को, तो अब सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में कहीं पे, जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए। अब इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ता है, तो उसको आर कॉम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखा जाता है एक्स कॉम कॉमा वाई कॉम करके। फाइनल आंसर आप इस फॉर्म में दोगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ऐसे करके लिखोगे कि ये मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन एक्स कॉम वाई कॉम कैसे निकालोगे, सेम एग्जैक्ट ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह कॉपी पेस्ट करके। मैं बताता हूं, अगर आपको निकालना हो एक्स कॉम, तो आप निकालोगे m1 r1 प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे m2 r2। अच्छा x कहना चाह रहे हो, m1 x1 लिखेंगे ना भाई, x कॉम आ रखा है, m1 x1 प्लस में m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। r हो तो r लिख देंगे, x हो तो x लिख देंगे, y हो तो y लिख देंगे, z हो तो z लिख देंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मूला है सारे के सारे। मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो, मैं कहूंगा कि यहाँ पे y कॉम लिखूंगा मैं, y कॉम इजकल टू क्या लिखा जाएगा बताओ, m1 y1 प्लस में m2 y2 प्लस में m1 प्लस m2। 3 बॉडी हो गया तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m, मतलब m3 जोड़ देना, ओपन में m3 y3 जोड़ देना, 3 बॉडी हो गई तो 3 आ जाएंगे। चौथे की बात करूं, सुनो, अगर मैं कहूं z कॉम निकालो, तो z कॉम में क्या बोलोगे, m1 z1 प्लस में m2 z2 अपॉन में m1 प्लस m2, जितनी बॉडी हो उतने का जोड़ते चले जाना, ऐसे करके z कॉम निकल सकता है। तो z में भी जब नीट जेई के क्वेश्चन करोगे तब आता है, नहीं तो जनरली x कॉम y कॉम ही खत्म हो जाता है बोर्ड के क्वेश्चन। अब ये हो गए कि 3, मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता दिए। एक ये सबसे ऊपर वाला आर कॉम वाला है ना, जिसको मैं अभी ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला ये रहा पीला वाला, राइट। दूसरा फॉर्मूला आर कॉम का ये वाला बताया, ये तीनों तीनों एक जैसे ही लिखे जाते हैं। तीसरा और लास्ट, सुन रहे हो सब मेरी बात, तीसरा और लास्ट वेलोसिटी पूछ लेता है कई बार कि दोनों बॉडी को मूव कराने लगे। बहुत रेयर क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम रिवीजन है आपका, इतना पढ़ लिया ना बहुत है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाता है कि बोल देंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। मान लो 2 बॉडी है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आ रहा था। अब दोनों बॉडी को मूव कराने लगे, मेरे हाथ की तरफ देखो, दोनों बॉडी को मूव कराने लग गए, तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करेगा ना साथ में। तो बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। अगर वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछे, सेम फॉर्मूला है, v कॉम इक्वल टू में आएगा m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। बस यहाँ पे डिस्क्लाइमर ये है कि आपको देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हुए, मान लो कि m1 वाला है जो कि आगे की तरफ जा रहा है v1 से, और m2 वाला भी जा रहा है आगे की तरफ ही v2 से,
तो अगर दोनों ही आगे की तरफ जा रहे हैं तो दोनों ही वेलोसिटी प्लस में लोगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, सेम डायरेक्शन का केस, राइट। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन कर दूं तो फॉर्मूला बदल जाता है। मान लो m1 जो है वो इधर की तरफ जा रहा है v1 से, लेकिन m2 बदतमीज m1 की तरफ ही आ रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो एक डायरेक्शन को प्लस और दूसरे डायरेक्शन को माइनस मानना पड़ेगा। ऊपर वाले में तो दोनों प्लस मान दिया जाएगा क्यों, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसमें तो एक प्लस में एक माइनस में जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला आएगा v कॉम का क्या, बस कुछ नहीं, m1 v1 माइनस कर देना m2 v2 और अपॉन में m1 प्लस m2 ऐसा करके कर दिया। तो ये मैक्सिमम फॉर्मूले थे, मैक्सिमम कि कितना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बन सकता है, और सारे फॉर्मूले अगर आप देखो तो मिलते जुलते ही है। मुझे जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ये फॉर्मूले सारे समझ में आ गए, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, एसएन चलेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। टेल मी हाउ मच स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मच कह रहा हूँ, कितने बच्चों को समझ में आया भाई साहब, कमेंट करके बताओ, लेट मी रीड द कमेंट्स। कमेंट्स कहाँ है कमेंट्स? अमान को समझ में आ गया, किशोर प्रेजेंट है, टीना को समझ में आ गया, वेरी गुड। और हर कोई प्लीज फास्ट फॉरवर्ड कर करके आगे आ जाया करो, अगर लेट स्टार्ट करते हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाया करो। रानी को समझ में आ गया, पीयूष को समझ में आ गया, योगेश गॉट हिट, अंकित को समझ में आ गया, ठीक है, प्रीत को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, हर्ष को भी आ गया, अंजलि को भी आ गया, शिवम को भी आ गया, राज को भी आ गया, वेरी गुड। तो देखो सेंटर ऑफ मास का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इतना सही है कि डेफिनेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। मैं आपको बस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल याद दिलाना चाहूंगा। देखो अब मैं जल्दी जल्दी याद दिलाऊंगा। देखो वन शॉट रिवीजन क्लास है, तो वन शॉट क्लास रिवीजन क्लास में भाई साहब एक्टिव होना पड़ता है, एक्टिव रहोगे तो ही समझ में आएगा, है ना। और आप सबको पता है कि क्लास में खत्म करने में कितने दिन लगाए थे इसको, अब 40 मिनट में रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन करेंगे, रटेंगे नहीं, समझ रहे हो। आ जाओ, तो अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, सुन रहे हो। अगर मैं आयुष टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपके एग्जाम में कितना आएगा, सीबीएसई बोर्ड में कितना आएगा, क्लास में हो सकता है मैंने ज्यादा करवाया हो, कटिंग वटिंग का केस करवा दिया हो, लेकिन यहाँ पे आने के चांसेस कम होते हैं। अगर मैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन सा आएगा, बिल्कुल बच्चों वाला, या तो उसका डेरिवेशन ही आ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ वो आर कॉम वाला, मैंने कॉपी में लिखवाया है बच्चों, m1r1 प्लस में m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये वाला डेरिवेशन आ सकता है विद डायग्राम वर्डिंग में लिख के, तो इसको लेके रेडी रहना। दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा है वो क्या पूछ लेंगे मेरे से, किशोर क्या पूछ लेंगे, वो पूछेंगे कि 3-4 पार्टिकल दे दिए, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, चारों के चारों स्क्वायर के वर्टिसेस में रखें, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एक्स कॉम और वाई कॉम निकालो, एक्स कॉम कॉमा वाई कॉम, इस टाइप के क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, जैसे 2,3, इसका दे दिया मैंने 4,3, इसका दे दिया मैंने, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ, तो ये है 6,3, नहीं 4,3, 4,6 ले लो इसको, रुक जाओ 1 मिनट, मिटा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट गलत हो जाएगा वरना स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसको ले लेते हैं कुछ भी रैंडम, 4,6 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, 4,6, और इसको ले लिया हमने 2,4, और सबका मास ही दे दिया जाएगा, वर्डिंग में लिखा जाएगा, आपसे बोलेगा कि एक्स कॉम और वाई कॉम निकाल के दिखाओ, और वर्डिंग में लिखा होगा मास, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसके 2-3 लाइन के क्वेश्चन होंगे कि m1 बराबर है m2 के, ऐसा कुछ भी रैंडम दे देंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और m3 बराबर है 2 kg के, और m4 बराबर है 1 kg के, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ऐसा दे दिया। अब एक्स कॉम और वाई कॉम निकालो, कितने बच्चे इसको निकाल सकते हैं, कितने बच्चे निकाल सकते हैं, जल्दी से हाथ खड़े करो और निकाल के बताए। आपके पास पूरे 2 मिनट है, पूरे 2 मिनट, यू हैव 2 मिनट्स, जी लो अपनी जिंदगी। हाँ डेसिमल में आ सकता है, डेसिमल में बिल्कुल आ सकता है पीयूष, डेसिमल में आ सकता है, डेसिमल में निकालने की जगह में आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ना, जैसे कि एक्स कॉम आ रहा है आपका, मान लेते हैं 7,4, और वाई कॉम आ रहा है आपका, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए आंसर नहीं है 9,7, तो आप फाइनल आंसर जो लिखोगे आर कॉम का, वो लिखोगे ऐसे करके कि 7/4, 9/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डेसिमल में जाने की जगह में फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। हाँ डेसिमल में भी बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन ना फ्रैक्शन में छोड़ दिया करो भाई साहब। चलो इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी से, कितने बच्चों ने निकाल लिया, एक्स कॉम निकाला किसी ने, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ, बाकी मैं इसको करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो भाई यहाँ पे रेड पेन से सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, रेड पेन नहीं है ग्रीन पेन है, ग्रीन तो मेरे को दिखता ही ना भाई साहब, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, देख रहे हो रेड दिख जाएगा, भड़कीला कलर है। देखो
एक्सकॉम निकालने जाऊंगा तो चारों मास का m1x1 प्लस में m2x2 प्लस में 4 है तो चारों m3x3 प्लस में m4x4 डिवाइडेड बाई चारों का मास जोड़ दो भाई साहब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 चारों को जोड़ दिया। एक्सकॉम निकाल दो। अब मैं जल्दी जल्दी निकालूंगा, बेसिक मैथ ठीक होनी चाहिए। m1x1, m1 का मास कितना 4 किलो और 1 किसको मान रहा हूं मैं, नीचे वाले को। ऐसे दे रखा होगा एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेट्स किसके, m2 m3 और m4 इसको मान लो ऐसे करके। इसके हिसाब से करना भाई साहब। देखो m1 का x1 कितना है 2 और इसका मास कितना है 4, तो 4 इंटू में 2 यानी कि 8 लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्टली। फिर m2 x2, m2 किसको माना है हमने इधर राइट साइड में लोअर एंड को, तो ये हो गया m2 भी कितना है 4 किलो का, 4 इंटू में 4 x वाला लिखना है x 16 प्लस में m3 ऊपर वाला, ऊपर का कोऑर्डिनेट कितना है x में 4 और इधर मास कितना है m3 का 2 kg, तो 4 इंटू में 2 वाट और फिर m4 तो मास कितना है m4 का 1 kg और x कितना है उसका 2, तो ये 2 1 जा 2 अपन में सारे मास जोड़ दो भाई, तो ये हो गया 3 और 4 4 8 8 3 11, तो x कॉम आ जाएगा आपका कितना 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दो 34 अपन में 11। ये मेरा एक्स कॉम निकला। बताओ इसके हिसाब से कितने बच्चों का सही आंसर निकला, कितने बच्चों को समझ में आया। एक्स कॉम निकाल लिया, ऐसे ही करके वाई कॉम का फॉर्मूला लिखो और वाई कॉम भी निकाल लो। ये काम आप करोगे भाई साहब, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। वाईकॉम का फॉर्मूला लिखा और वाईकॉम की वैल्यू निकाली और फाइनल आंसर बताया कि जो आर कॉम है वो ऐसे करके लिखा, एक्स को पहले लिखा 34/11 और वाई कॉम को जो भी आपका ऐसा आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देने का। तो इस टाइप के बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल में, उसको देख के कर लेने का अपने को, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो गया अपने पास सेंटर ऑफ मास का पहला क्वेश्चन। और मैंने मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन करवा रखे हैं, कॉपी को देख लेने एक बार, ठीक है। अब सिंस चैप्टर अभी जल्दी कंप्लीट करना है तो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, जितने भी करवाए गए हैं नोट्स में उतने सारे रिकैप करोगे एक बार। और किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं भिजवा दूंगा ग्रुप में भाई साहब। देखो पहला टॉपिक यही कंप्लीट माना जाएगा। सेंटर ऑफ मास में ज्यादा कछु नहीं था, पहला डेफिनेशन था, फिर फॉर्मूले थे और न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा तो ज्यादातर चांसेस है कि इसके न्यूमेरिकल आएंगे। और सिर्फ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कटिंग छोड़ सकते हो, कटिंग वाले न्यूमेरिकल अगर किसी टीचर ने करवाए आपको तो वो सिलेबस में आने के चांसेस कम होते हैं, तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हो। और नहीं देख के जाना चाहो तो सब कुछ पढ़ के जाओ भाई सब, बिल्कुल। चलो अब दूसरे टॉपिक में मूव करते हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है रानी वो है अपने पास टॉर्क। टॉर्क फेमस चीजों में से एक है। टॉर्क क्या होता है, इसी को रोटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ये टॉर्क करता क्या है, रोटेशन क्रिएट करता है। जैसे आप फोर्स लगाते हो तो रोटेशन क्रिएट करने वाला टॉर्क। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं टाउ से, भूतिया टी, टी का पैर खींच दो ऐसे करके, टी लिखो उसका पैर खींच दो, ऐसा भूतिया बना दो उल्टा पैर, तो टाउ कहते हैं इसको, टाउ। और टाउ का जो फॉर्मूला होता है योगेश वो क्या होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। इसी को अगर थीटा बीटा दे दे, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, तो भी हम खोल सकते हैं, सबको पता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना, वो कितना होता है किशोर, ए बी साइन थीटा होता है। इसलिए आर क्रॉस एफ को क्या लिखोगे, आर एफ साइन थीटा ऐसे करके। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है टॉर्क का। लेकिन इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो वाले आपको ट्राई करने हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन करने लायक बन जाओ। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दूंगा ताकि अगर बच्चों ने पढ़ रखा है तो उनको तुरंत रिकैप हो जाए। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे टॉर्क तो लगे लेकिन बॉडी रोटेट ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए एक रॉड लो, उसको एक चाकू के ऊपर टिका दो ऐसे करके, चाकू ले लो भाई साहब, चाकू ऐसे करके चाकू ले लिया और चाकू के ऊपर टिका दिया इसको, और यहाँ पे एक पत्थर रख दो छोटा सा, और यहाँ पे दो छोटे छोटे पत्थर रख दो। तो जो इसको ए वाला पत्थर कह रहा हूँ और बी वाले पे दो पत्थर कह रहा हूँ, ठीक है। अब ए वाला पत्थर क्या करेगा, इस रॉड को नीचे की तरफ धक्का मारेगा, बी वाले दोनों मिलकर धक्का मारेंगे, ले भाई मार दो धक्का। तो ए वाला क्या चाहता है कि ये बॉडी किधर घूम जाए, ऐसे करके घूम जाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बी वाला किधर चाहता है कि बॉडी इधर की ओर घूम जाए, क्लॉकवाइज। और बॉडी अभी भी बैलेंस है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि भैया दोनों बॉडी पर टॉर्क लग रहा है, एक से इधर से टॉर्क लग रहा है, एक इधर से टॉर्क लग रहा है। डायग्राम देख रहे हो, मेरे को देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉर्क लग रहा है, लेकिन टॉर्क लगते हुए भी बॉडी कहीं नहीं जा रहा, दोनों तरफ से बैलेंस हो गया है। बैलेंस हो गया तो रोटेट नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन को रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जहां पे टॉर्क लगे
लेकिन बॉडी रोटेट ना कर पाए। और जहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन लिखा होगा कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या फिर बोला जाएगा कि बॉडी रोटेट नहीं कर रहा, क्वेश्चन में बकायदा लिखा जाता है सब कुछ। क्वेश्चन रीड करा करो से जहां आप समझ में आ जाए, जहां क्वेश्चन पढ़े और समझ में आ जाए कि अपने पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। सुमित क्या है अपने पास? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब जहां बोलते रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, वहीं पे अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि 2 पॉइंट, कितने पॉइंट थे प्रियंका? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी कि इधर का फोर्स F1 ए वाले का, FA कह दे रहा हूं, और FA की दूरी मान लो सेंटर, यहां जहां एक्सिस है, चाकू है, वहां से RA कह रहा हूं मैं, और बी वाले की दूरी RB कह दूं, और बी वाले का फोर्स जो दोनों मिला के है FB कह दूं, तो दोनों का टॉर्क बराबर है। इसका मतलब है कि F टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी इंटू में फोर्स। तो इसको लिख दोगे आप RAFA बराबर होगा RBFB के। और यहाँ पे कोई सी भी 3 चीज दी जाएगी और चौथी चीज निकालने के लिए बोली जाएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया, आपने अच्छे से रिकैप कर लिया होगा क्योंकि क्लास में पढ़ाया जाता है ये सब कुछ। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है मैं बताता हूँ। देखो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट कि भैया नेट टॉर्क कितना होगा इस पे? नेट टॉर्क आएगा 0 ZER। जहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम आए, आपके दिमाग में ये 2 पॉइंट गूंज जाने चाहिए कि भैया नेट टॉर्क 0 होगा और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। और मैं आपको सख्त हिदायत दूंगा भाई साहब, NCERT का जो एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से वो है 6.3 या 6.4, ऐसे चाकू बना होगा, देख लेना 6.345 के आसपास होगा। तो चाकू बना होगा, ऐसे चाकू बना होगा डायग्राम में, और दो, मेरे ख्याल से 2 चाकू को लेके ऐसे करके लटका रखा होगा और बैलेंस कर रखा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये जरूर करके जाना, प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था टॉर्क, सिर्फ टॉर्क, प्योर टॉर्क, जिसमें आपने 2 फॉर्मूले देखे, क्वेश्चन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब समझा, और क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का पढ़ के जाना, बस। इससे ज्यादा टॉर्क में कुछ नहीं करना। मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, टॉर्क कितने बच्चों को समझ में आया? 2 टॉपिक कवर हो गए, सेंटर ऑफ मास कवर, टॉर्क कंप्लीट। अब आएगा एमओआई में मैं बताऊंगा कि कितना पढ़ना है। इसीलिए पता है रिवीजन क्लास लेना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि बहुत बार टीचर क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ाना पड़ता है टीचर को। टीचर क्या सिलेबस में होता है तो भाई पढ़ाना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में सब कुछ थोड़ा पूछ लेंगे। कितने नंबर का एग्जाम है भाई? 60-70 नंबर का एग्जाम है, 70 चैप्टर में से कैसे पूछेंगे? इतने सारे कॉन्सेप्ट है 70 चैप्टर में, तो है ना। तो इसलिए रिवीजन क्लास लेते हो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कम से कम क्या रट के जाना है। और ये उन बच्चों के लिए तो भाई साहब मान लो वरदान है जो उन बच्चों ने पढ़ाई नहीं होता है, उनको पता चल जाता है कि कम से कम कितना पढ़ना है। जितना मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ इट इज मैक्सिमम, इतना पढ़ लो आराम से पास हो जाओगे। और चाहते हो और अच्छे नंबर से पास हो तो सब कुछ पढ़ के जाना कॉपी में से। रानी को समझ में आ गया, टीना को समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। भाई साहब अगर लैग हो जाए बीच में, मतलब कभी कभी ऐड वैड आ जाए, तो उसको कमेंट कर, मतलब फॉर फास्ट फॉलो करके आगे आ जाना। राज को समझ में आ गया, पर 2 नाइफ वाला एक बार रिकॉल करवा दो भैया। पीयूष बहुत टाइम लग जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ बच्चा, अगर मैं क्वेश्चन करने गया ना, हाँ छुट्टी में करवा दूंगा। इस 4 टॉपिक के रिवीजन करने के बाद 2 नाइफ वाला क्वेश्चन मैं एक अगर कहोगे आप लोग तो मैं ही प्रैक्टिस करा दूंगा, अगर टाइम बचा तो, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी से एक बार देखने की हो रही है। चलो पूजा भी है, वेरी गुड पूजा, हेलो पूजा। चलो समझ में आ गया सबको, मूव करते हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट, टॉर्क और सेंटर ऑफ मास। जितना मैंने वीडियो में बताया उतना ही पढ़ना है। आगे ज्यादा डिटेल में जाना हो तो आपके पास टाइम बचे तो जा सकते हो, नहीं तो आप इतने में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत ना हो। देखो नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक और सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 2 टॉपिक और कवर करेंगे, और जैसे आप 2 टॉपिक कंप्लीट करोगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा रिवीजन के तौर पे। तीसरे टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ाते हैं हम बच्चों को, लेकिन मैं बच्चों को पता है, बच्चों को ये अंदाजा होना बहुत जरूरी है कि क्या आ सकता है एग्जाम में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आएगा भाई साहब? सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, mr², बेसिक फॉर्मूला mr²। डिनोट किससे करते हैं? आई से। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और फॉर्मूला होता है mr²। डेफिनेशन भी यही है, बच्चों को ये पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, डेफिनेशन कोई पूछ ले क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन करो। तो डिफाइन करने के लिए जहां बोलोगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड दूरी का स्क्वायर, इंग्लिश में लिख देना भाई साहब, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे करके इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवाया गया। तो यही, इसी चीज को टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दोगे तब भी चलेगा ये। तो यही चीज अपने डेफिनेशन हो गया। दूसरा इसमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फॉर्मूले बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले करवाए गए होंगे आपको मिनिमम। पहला करवाया होगा एंगुलर मोमेंटम का, मैं याद दिलाता हूं। एंगुलर मोमेंटम
यानी कि एल, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, पता है ना सबको, जिसका फॉर्मूला MVR हुआ करता था, MVR, ये ऐसे करके लिखते थे आप। तो ये लीनियर में हुआ करता था, जब कोई स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है तब MVR लगाते हैं। लेकिन जब रोटेशनल हो जाए, ये कब लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में जो इसका फॉर्मूला, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR होता है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का ही फॉर्मूला रोटेशन के केस में, जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो, रोटेशन हो रहा हो, तो क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तब आता है L इक्वल टू में I ओमेगा। यहाँ पे I मतलब कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब कौन है, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, I मतलब MOI क्वेश्चन में दिया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा मतलब दिया जाता है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कैसे पहचानोगे, इसकी यूनिट क्या होती है, तो ऐसे लिखा होगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे करके लिखा होगा, 20 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड। और अगर ना लिखा हो तो ओमेगा को निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी से, 2πf की मदद से। फ्रीक्वेंसी कैसे पहचानोगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 200 आरपीएस है या फिर आरपीएम है, तो वो फ्रीक्वेंसी है। आरपीएस में कन्वर्ट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2π से, तो ओमेगा निकल जाएगा। तो मैक्सिमम घुमा फिरा के इतने तक आ सकते। तो पहला फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता था ये एल का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको यही बताऊंगा, यहां पे थोड़ी जगह बना लेते हैं भाई। देखो दूसरा फॉर्मूला आता है टॉर्क का, जो अभी अभी टॉर्क पढ़े हो ना, टॉर्क का फॉर्मूला अभी अभी क्या पढ़े थे, टाउ से डिनोट करते थे, टाउ से। और सिवम इसका फॉर्मूला आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर था। वो तो फोर्स दे रखा हो तो ना, फोर्स ना देके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में आंसर होता है इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में क्या फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला बताओगे, टॉर्क इक्वल टू में आई अल्फा। यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू में आई अल्फा आ जाता है। अब आई मतलब तो सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अल्फा क्या है, जैसे ओमेगा मतलब यहाँ पे था एंगुलर स्पीड, वैसे ही अल्फा मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, समझ रहे हो। कैसे पहचानोगे, इसको लिखते हैं रेडियन पर सेकंड में, 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ रेडियन पर सेकंड हो तो ओमेगा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो तो अल्फा है, टॉर्क निकलेगा भाई वहां से। तो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा, एल का फॉर्मूला आई ओमेगा, दो फॉर्मूले रट गए। तीसरा फॉर्मूला मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं, देखो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी में जो फॉर्मूला आता है, देखो लीनियर मोशन हो, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, लीनियर मोशन के लिए सबको पता है बचपन से फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। ये किसके लिए होता है, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बदल जाता है, और वो आ जाता है टीना कितना, हाफ का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पहला फॉर्मूला आई ओमेगा, दूसरा फॉर्मूला आई अल्फा, तीसरा फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किस किस का फॉर्मूला है, एल का यानी कि एंगुलर मोमेंटम का, टॉर्क का और काइनेटिक एनर्जी का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ रहे हो, इसका इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो आप। इसके बाद मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तीन ही चीज आती है। पहला आता है डेफिनेशन, दूसरा आता है फॉर्मूले, और तीसरा पार्ट आता है कि अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। वो पूछे जाने के चांसेस मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत कम है। रिंग का या फिर डिस्क का याद कर लेना, मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं, मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 पॉइंट समझ में आ गया सबको। पहला था डेफिनेशन, जो कि फॉर्मूले से डिफाइन हो जाता है। दूसरा था इसके तीन अलग से फॉर्मूले, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ अलग से फॉर्मूले। एल का फॉर्मूला आई ओमेगा आता है, टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा आता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आता है। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, 12th में भी काम आएंगे आपके भाई, रिपीट तो होंगे ये छोड़ने वाले नहीं है। अब तीसरा टॉपिक क्या पता होना चाहिए, ये दूसरा फॉर्मूला था। पहले नंबर पे डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे फॉर्मूले, और तीसरे नंबर पे था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडीज भी कह सकते हैं और डिफरेंट बॉडीज भी कह सकते हैं। रेगुलर बॉडीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रेगुलर बॉडीज मतलब क्या है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम में आते हैं, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया। इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करने पड़ते हैं। तो आप किस किस का याद करोगे, रिंग का देख के जा सकते हो भाई साहब, डिस्क का एक बार देख के चले जाना। बाकी हॉलो स्फेयर सॉलिड स्फेयर कहूँ, हॉलो स्फेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हॉलो स्फेयर सॉलिड स्फेयर देख के चले जाना, और देख के जाना है, बस याद होना चाहिए। और आपको पता होगा 2 थ्योरम पढ़ाए गए हो जिसकी वजह से आप इजीली निकाल सकते हो अगर आप समराइज करो तो। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम था और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक की भी डेरिवेशन नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। एक्सिस थ्योरम में यहाँ लिख देता हूँ, और इसको भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं, थ्योरम, और ये भी थ्योरम। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक का भी डेरिवेशन नहीं है,
रिंग का डेरिवेशन नहीं है, डिस्क का डेरिवेशन नहीं है, स्फीयर का डेरिवेशन है, एक का भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही तो नीट जेई में है और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल नहीं है। डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। जैसे रिंग का इस वाले एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस वाले एक्सिस से कितना होता है, ऐसे लेटा दिया तो कितना होगा, या फिर ऐसे निकाल दिया तो कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। तो मैं कहूंगा कि बस इसके ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, न्यूमेरिकल। तो ये हो गया भाई तब तीसरा टॉपिक कंप्लीट। पहले हमने सेंटर ऑफ मास करा, दूसरा हमने करा टॉर्क, और तीसरा हमने करा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक, और क्लास को वहीं खत्म करेंगे। मेरा भी फोन बंद हो चुका है तो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकता हूं अभी, लेकिन अभी हम बैक करके एक बार कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक बार अभी आता हूं, फिर बैक करके एक बार कमेंट पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे बताओ कितने बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ, अब मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ दोबारा। क्या कहना चाह रहे हो? सर मुझे बायोटेक करना है, इसके लिए क्या प्रिपरेशन करूं, गाइडेंस में सर प्लीज। ओके अभी यार बताओ ऐसे करोगे? कौन कौन है? एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। शिवम कह रहा है नहीं आ रहा सर सब कुछ। ओके शिवम, राज, शिवम दोबारा समझा दूंगा बच्चा, देखते रहना, लेकिन कॉपी खोल के बैठा करो, देखो कॉपी खोल के बैठा करो तो थोड़ा पॉसिबिलिटी है, चांसेस आए कि जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रीत को समझ में आ गया, अयन सफी समझ में आ गया, ठीक है ठीक है, डन डन डन, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, आ गया आ गया, नहीं आया नोट्स मिल जाएंगे बच्चा, ग्रुप में मिल जाएगा। तो बच्चा बायोटेक करने के लिए कौन है? अभी राजपूत, अभी राजपूत सुनो बच्चा, बायोटेक करने के लिए पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैथ अगर आपके पास है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पीसीबी या फिर पीसीएम के साथ आप बायोटेक कर सकते हो आराम से, तो पीसीबी ले लो या फिर पीसीएम ले लो, दोनों ही केस में आप बायोटेक कर सकते हो। लेकिन बायोटेक के कोर्स में जैसे ही आप 11th-12th कंप्लीट करोगे और उसके बाद बायोटेक के कोर्स में एडमिशन लोगे, दिल्ली में मेरे ख्याल से बायोटेक, आप जिस भी स्टेट में हो एक बार पता करना पड़ेगा आपको, दिल्ली में मेरे ख्याल से बायोटेक का एक भी कॉलेज नहीं है, और प्रोबेबिलिटी होगा तो अभी आ गया होगा एक कॉलेज, मेरे टाइम पे तो एक भी नहीं था। बायोटेक के कोर्स में क्या होता है कि आपकी पीसीबी में तो स्ट्रॉन्ग कमांड होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और साथ में अगर मैथ एडिशनल में है तो आपको आपके मेन कोर्स में जब बायोटेक कोर्स करने जाओगे तो वहां पे मैथ का सब्जेक्ट आता है, जैसे सेकंड ईयर में मेरे ख्याल से आता है, सेकंड ईयर में मैथ का एक कोर्स आता है, तो वो वहां पे हेल्प करता है। तो पीसीबी या फिर पीसीएम कुछ भी ले सकते हो आप, पीसीबी या फिर पीसीएमबी कुछ भी ले सकते हो आप, या तो दो पीसीबी ले लो या फिर पीसीएमबी, चारों सब्जेक्ट ले लो। तो अगर पॉसिबल हो सकता है आप संभाल सकते हो तो पीसीएम भी ले लेना, नहीं तो पीसीबी लेके आप आराम से बायोटेक कर सकते हो, बेशक आप आराम से तैयारी करते रहो। पीसीबी है बिल्कुल सही, हो जाएगा बच्चा हो जाएगा, बस सेकंड ईयर का जो मैथ होगा थोड़ा सा उसमें एडिशनल पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा देखो एग्जाम बायोटेक का जो अलग से एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा, और जो कुछ प्रोफेशनल कॉलेज अवेलेबल है वो मार्क बेस पे भी लेते हैं, कई बार मार्क्स बेस पे भी लेते हैं, और कुछ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम करवाते हैं, तो वो भी आपको देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस स्टेट में हो और कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। पीयूष केमिस्ट्री के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए भैया। पहले मैं भैया सच्ची बता रहा हूँ, पहले लास्ट टॉपिक मेरे को कंप्लीट कराने दो, देन मैं आपसे बात करूंगा, जो जो आपकी क्वेरीज होंगी आराम से क्लियर कर दूंगा। बच्चों का भी टाइम है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपसे बस मेरे को मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, प्लीज 5 मिनट तक कनेक्ट रहो सबके सब। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको होंगे, जो आपकी दिक्कतें आ रही होंगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बताऊंगा आज। मैं यहाँ पे शेयर करना स्टार्ट करता हूँ और वापस मूव करता हूँ वन नोट पे। आ जाओ, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी आता बच्चों, फिर सबके डाउट क्लियर करूंगा, बायोटेक का बता दूंगा, केमिस्ट्री का बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको आगे फ्यूचर की का सिंपल सी बात है, जो बच्चा अभी फ्यूचर अभी अभी फ्यूचर को देख के चलेगा ज्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में तीन चीजें हैं। सबसे पहला, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। दूसरा, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए, मांगता है। और तीसरा,
तीसरा क्या है इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं डिक्टेट करूंगा, आप चाहो अगर लिख रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख रखा तो लिख लेना। कोई पूछे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्टेट करो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इसका मतलब क्या समझते हो, तो हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा किसी भी बॉडी का, कब तक, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। ये उसका पूरा स्टेटमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई पूछ ले कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इसका मतलब क्या समझते हो आप, तो आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इसका मतलब ये है कि बॉडी का, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगा दे। क्या ना लगा दे, टॉर्क। तो ये स्टेटमेंट आप खुद ही लिख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने करवा रखा है बच्चों, एक बार हो सके तो नजर मार के जाना, कॉपी में आपके लिखा हुआ है, इसको एक बार दोबारा करके जाना। ठीक, और तीसरा मैं फॉर्मूला बता देता हूं ताकि वन शॉट रिवीजन में आपको रिकैप हो जाए। तो सबको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता था आई ओमेगा, राइट। और मैं कह सकता हूं कि अगर कंजर्व है, अगर एंगुलर मोमेंटम को यहां पे लिख रहा हूं मैं कंजर्व है, तो कंजर्व के केस में क्या कहते हैं हम, कि हम कहेंगे कि L1 इजकल टू में L2, यानी कि, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे इसी को कि L इनिशियल इजकल टू में L फाइनल, जितना इनिशियल रहेगा उतना ही फाइनल रहेगा। तो L को खोल के अब आई ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 इजकल टू में I2 ओमेगा 2। अब इस पे बहुत फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दे देंगे कि बता, एक एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2/3 mr² है, ऐसा करके दे दिया। दूसरे एक्सिस जो है वो 4/3 mr² है, ऐसा करके दे दिया। तो अगर बताओ ओमेगा 1 20 था, 20 रेडियन पर सेकेंड, तो बताओ ओमेगा 2 कितना होगा। इस टाइप के सवाल बहुत फेमस है, ओमेगा 2 बताओ कितना होगा। तो इस टाइप के सवाल बहुत फेमस है। तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, इजिली करा जा सकता है। फॉर्मूले में पुट करो सब कुछ, 3-4 चीजों में से 3 चीज गिवन होगा और एक चीज पूछी जाएगी। तो ऐसा करके न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये था लास्ट टॉपिक। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रूफ कॉपी में से करके देख के जाना एक बार। टॉर्क को प्रूफ करते हैं कि टॉर्क निकालते हैं del I by dt और फिर बराबर रख देते हैं। तो इसका प्रूफ करके जाना बच्चों। अब अभी मेरे पास क्लास खत्म करना पड़ेगा, इसलिए टाइम की शॉर्टेज है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया, अब ये सब कुछ कॉपी से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। और इनमें से कुछ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं चाहूंगा तो उसका सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा ताकि आप हमेशा के लिए उसको देख सको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम जितना डिटेल में बता सकता था मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या है अपने पास, सेंटर ऑफ मास। दूसरा क्या है अपने पास, टॉर्क। और तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चौथा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एग्जाम में कुछ देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो सेंटर ऑफ मास देखने को मिल सकता है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया अभी। सेंटर ऑफ मास में डेफिनेशन है और ये कुछ फॉर्मूले हैं और टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, बस। उसके बाद आप जाते हो टॉर्क पे। टॉर्क पे जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही पढ़ना है कि फॉर्मूला क्या था, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना है 2 चाकू वाला। ठीक। तीसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसमें फॉर्मूले ये जो 3 दिख रहे हैं, मेन 3 फॉर्मूले हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहला एल का, दूसरा टॉर्क का और तीसरा काइनेटिक एनर्जी का। इन्हीं को मैंने नीचे एक साथ लिख भी रखा था, ये रहा कि ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको मैं अब पीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तीनों फॉर्मूले। और उसके बाद मेन था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें आपको प्रूफ एक बार देख के जाना है। चांसेस कम है क्योंकि पेपर हार्ड बनाना हो तो ही प्रूफ देंगे हम, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया, वो पॉसिबिलिटीज है कि आ सकते हैं। तो ये था अपने पास पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, जो कि आपने वन शॉट रिवीजन वीडियो में खत्म किया। ऐसे करके मैं लाइव क्लास ले लेके आपको हर एक टीटीएस में कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट रिवीजन करवा दूं। आप मुझे 40 से 45 मिनट दोगे तो भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया। जितने बच्चों को समझ में आ गया वो जल्दी से हैंड रेज करें। अब जो आप पूछना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बेशक पूछ सकते हो। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं भाई साहब। जिनसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बना दूं, नहीं तो आप जब भी मेरे से ऑफलाइन मिलो मेरे से पूछ लो, मैं आपको आराम से तसल्ली से एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा सिमिलरिटी टाइप का, और फिर आप वो कर लेना, आराम से हो जाएगा। क्लास में क्वेश्चन करवाया भी था मैंने। ठीक है, चलो। अब जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जिनको कुछ दिक्कत है, शिवम बच्चा एक बार वापस कॉपी रीड करो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या बताया, क्या क्या पढ़ना है, ये बता दिया मेनली। ठीक है, शिवम मैं सुन रहा हूँ बच्चा, आप ही को सुन रहा हूँ। इटाची गेमिंग जोन आप ही हो ना शिवम? ठीक है, अब मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, क्या क्या कहना चाहते हैं बच्चा। अभी राजपूत, सीयूईटी के थ्रू
बायोटेक इस साल के जहां तक मुझे याद है ड्यू में बायोटेक नहीं था। मैं एक बार वापस चेक कर लूंगा बच्चा, नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको कंफर्म कर दूंगा कि ड्यू में यानी कि सीयूटी के एग्जाम की मदद से जो आप ड्यू में एडमिशन लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें सीयूटी है कि नहीं। और मैं चाहूँ तो आपका जो इस साल का पीडीएफ आया था ना सीयूटी का, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल कराता है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। और मेरे ख्याल से मैं एक बार वापस चेक करना चाहूंगा, क्योंकि इस साल मैंने किसी बच्चे को फॉर्म नहीं भरा, पिछले साल मैंने भरा था। अगर सीयूटी में बायोटेक है तो बच्चा आराम से आप निकाल सकते हो। सीयूटी का एग्जाम बहुत आसान होता है। मैं आपको बताता हूँ सीयूटी में क्या होता है सभी बच्चों को। सीयूटी जो है उससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे कोर्स है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। सीयूटी का जो सिलेबस है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ का है। ट्वेल्थ का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी जो भी आपके पास है, पीसीबी या फिर पीसीएम, प्लस में इंग्लिश आपका कंपलसरी है। ये 4 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा एमसीक्यू। सिर्फ 12वीं का सिलेबस है, 11वीं आएगा भी नहीं, कुछ नहीं आएगा 11वीं में से। सिर्फ ट्वेल्थ का सिलेबस, पीसीबी और या फिर पीसीएम और इंग्लिश, इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है। इतने का मिनिमम एग्जाम देना है। इसमें आपको स्कोर करना है 600, 600, 650 के आसपास, और आपको जो भी कॉलेज चाहो डीयू में वो आराम से मिल जाता है। तो सीयूटी में अगर बायोटेक का कोर्स होगा बच्चा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा इस बार का पीडीएफ, और आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट टीटीएस 10 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्या था, बायोटेक की लिए नीट जेई जैसा एग्जाम कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। नीट जेई बहुत बड़ी बात हो गई। नीट जेई की तैयारी करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बीएससी नर्सिंग तक की बात कर सकते हो, या फिर जो देखो नीट के एग्जाम से या फिर जेई के एग्जाम से, जेई के एग्जाम से सबको पता है इंजीनियर बनते हैं, और नीट के एग्जाम से आप लास्ट लास्ट टू लास्ट में बताऊं तो सबसे पहले तो एमबीबीएस आ जाएगा, फिर आ जाएगा बीडीएस, फिर आ जाएगा बीएमएस, बीयूएमएस और बीएससी नर्सिंग। ये 5 मेन फेमस कोर्सेज है जो कि नीट के एग्जाम से दिए जाते हैं। बायोटेक के लिए नीट देने की जरूरत कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बायोटेक के लिए नीट देना ही नहीं होता है कई बार तो, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है शिवम, मोस्ट वेलकम। जैसे आप मेरे से नेक्स्ट टाइम लो, एनसीईआरटी लेके आना, कॉपी पेन लेके आना, छुट्टी में आराम से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। देखो सरकारी स्कूल बच्चों का, राज पूछना चाह रहा है कि सर एग्जाम में एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन आएगा। तो सीबीएसई का जो क्वेश्चन आएगा, जो जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका जो पेपर बन के आता है वो सेंट्रल से बन के आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पे जो पेपर बनता है वो मॉडरेट पेपर बनता है। हम पेपर को ऐसा डिजाइन करते हैं कि हमें ये समझ में आए कि कुछ बच्चे जो वीक बच्चे हैं वो भी पास हो जाए, जो मीडियोकर बच्चे हैं उनके भी ठीक ठाक नंबर आ जाए, और जो पढ़ने वाले एक्सेलेंस बच्चे हैं उनको तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के पेपर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर मुझे बायोटेक के बारे में ज्यादा इधी नहीं है, वैसे आपसे जानना था। बच्चा मैं एक बार वापस देख लूंगा इस बार सीयूटी में है या नहीं है, और दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज है। यूपी, आप यूपी के निवासी हो तो मैं आपको यूपी में भी एक बार चेक करके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास टीटीएस में होती है, आप आके मुझसे पूछ लेना। बायोटेक के लिए सेल्फ प्रिपरेशन बच्चा, पीसीबी पे कमांड कर लो, लाइफ सुखद बीतेगी। आपके पास पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे जितना ज्यादा कमांड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो उतना ज्यादा कमांड करते चलो, आपको आगे भी हेल्प आएगा। और बायोलॉजी को मेन में रखना, बायोलॉजी ही ज्यादा आती है आगे पढ़ाई में। जब आप 4 साल का बीटेक वो करोगे, बायोटेक कर रहोगे, तो उसमें बायोलॉजी का ज्यादा पार्ट आएगा, केमिस्ट्री का भी ज्यादा पार्ट आएगा। बायो और केमिस्ट्री का मिश्रण है आपका बायोटेक, और छोटा सा पार्ट मैथ का आएगा और छोटा सा पार्ट फिजिक्स का आएगा आपकी लाइफ में। तो बायो और केमिस्ट्री मेन है आपका बायोटेक के लिए, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए टिप दे दूं, केमिस्ट्री के लिए पूछना चाहते थे। हाँ बच्चा, अभी राजपूत बिल्कुल सही है, 3 सब्जेक्ट कमांड करके चलो और लास्ट में इंग्लिश, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। भैया एग्जाम देना पड़ता है बच्चा, एग्जाम देना पड़ता है। रेडियोलॉजिस्ट का एग्जाम आता है अलग से, जैसे कि एम्स अलग से करवाता है अपना एग्जाम, वैसे ही एक एग्जाम होता है, मैं उसका नाम भूल गया यार अभी, जी पे ही था। रेडियोलॉजिस्ट का अलग से एमसीक्यू एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है, तब जाके उसमें आप निकालोगे, ठीक है। भैया सर 11th में स्कूल में फेल नहीं कर देगा ना फाइनल एग्जाम में। तो अगर लिख के आओगे तो फेल नहीं करेंगे, अगर लिख के नहीं आओगे, बिल्कुल ही खाली पेपर छोड़ के आओगे, अब मान लो कि 27 क्वेश्चन पूछे गए और आपने क्वेश्चन 4 अटेंड करे, बाकी छोड़ दिए, इतना ज्यादा नहीं चलेगा भाई। इतना ही ज्यादा वीक थे तो फिर तो आपको साइंस क्या, 11th 12th की किसी भी, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, भाई किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 27 में से क्वेश्चन ही अटेंड करके नहीं आ रहे हो, ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तो आपको दिक्कत तो होगी भाई, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको करना क्या है कि
कम से कम, मतलब मान लो मैक्सिमम जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको आप अटेम्प्ट करना है, लेकिन कम से कम 27 में से 17, 18, 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आने हैं। इतना तो आपको आना चाहिए, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपने पढ़ा है वो लिख के आओ, मतलब लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि टीचर खाली पन्नों पर तो नंबर नहीं दे पाएगा ना। अगर आप बिल्कुल ही खाली पन्ने छोड़ो तो किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपको फेल कर दिया जाएगा। कॉमर्स में बच्चे फेल होते हैं, आर्ट्स में बच्चे फेल होते हैं, हर साल रिपीटर्स है हमारे पास। ठीक है, हाँ बच्चा, एनसीईआरटी 11th 12th काफी है, और चाहो तो एक एडिशनल बुक ले सकते हो। लाइक अगर मैं फिजिक्स में कहूँ तो एस एल अरोरा इज मच मोर इनफ। एस एल अरोरा तक आपने कर दिया है तो बहुत ज्यादा ही है वो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए लास्ट टिप बता देता हूँ। देखो भाई, केमिस्ट्री सब्जेक्ट वैसे देखो, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके ना ही तो हाथ है ना ही पैर है सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए या फिर याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है और आगे स्कोप भी बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर सभी मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री घुसी होती है, आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। बायोलॉजी वालों को पीछे तो कभी नहीं छोड़ती केमिस्ट्री। मैथ वालों के लिए एक टाइम को छोड़ देती है, मैथ वालों के लिए फिजिक्स और मैथ आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। मैथ वालों को फिजिक्स और मैथ कभी पीछे नहीं छोड़ती है, और बायोलॉजी वालों को बायो और केमिस्ट्री कभी पीछे नहीं छोड़ती है भाई साहब। तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैं आपको एक रामबाण बनाऊं, एक रामबाण, एक ही, वो है कैसे आपने टेबल पढ़ा था, टेबल कैसे याद करा था, कैसे आपने गिनती याद करी थी, बार बार पढ़ के हर रोज जाके पहले तो टेबल सुनाना पड़ता था ट्यूशन में, याद है? वैसे ही आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। पहली बार में हो सकता है लगेगा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों रिवाइज करूं। फिर दूसरी बार में लगेगा कि अच्छा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तीसरी बार में लगेगा अच्छा अब समझ में आ रहा है, चौथी बार में समझ में अच्छा इतना ही सही था चैप्टर में, इतना याद कर लो, खत्म बात है ना। तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा बच्चों। और कोई टॉपिक समझ में ना आए तो अपने टीचर को कंसर्न करो कि पर्टिकुलर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, बाकी चैप्टर समझ में आया, ये टॉपिक समझा दो बस मेरे को अच्छे से। या फिर अगर टीचर के पास नहीं अवेलेबल है टीचर, तो यूट्यूब पे चले जाओ, पर्टिकुलर टॉपिक सर्च मारो। जैसे कोई सा भी एक टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे फिजिक्स में टॉर्क वाला चाकू वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो जाके पर्टिकुलर टॉर्क वाला चाकू वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो एनसीईआरटी से और उसको छाप दो, सॉल्यूशन समझा देगा। तो ऐसे टॉपिक वाइज समझो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एस सी वर्मा इज अ ग्रेट बुक, वन ऑफ द ग्रेट बुक। एस सी वर्मा है, अच्छी बुक है। अगर कर सकते हो, आपके आपके पास टाइम अवेलेबल है और आप स्कूल के साथ मैनेज कर पा रहे हो उसको, तो बिल्कुल करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है एस सी वर्मा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इनहेंस कर देगा वो भाई साहब। लेकिन उसमें याद रखना, एस सी वर्मा साहब जो है, उन्होंने जो फिजिक्स लिखी है वो 11th 12th की फिजिक्स को हम जनरली एक ही मानते हैं, 11th को अलग और 12th को अलग नहीं मानते। तो टॉपिक वाइज है वो और समराइज है, बिल्कुल कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको समझ में आए, जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, आराम से करो एच सी वर्मा को। और कुछ है सर? एआई इंजीनियरिंग का क्या करना चाहिए? जेई देना पड़ेगा बच्चा। प्राइवेट से करना चाहो तो बहुत बढ़िया है राज, एआई इंजीनियरिंग के लिए चाहे आप रोबोटिक्स चुनो, चाहे आप सीएस चुनो, कुछ भी चुनो, आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। जेई में मेंस के जगह मेंस निकल गया तो ठीक है, नॉर्मल कॉलेजेस मिल जाएंगे, एनआईटी तक, डीटीयू तक भी मिल जाता है, और एडवांस निकाल दिया तो आईटी कॉलेज है। बाय 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 पीयूष, गुड नाइट। भैया 12th के बाद ड्रॉप लेना जरूरी है नीट एग्जाम के लिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता कि ड्रॉप लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप 11 12th के साथ मिलकर तैयारी कर सकते हो, 12th के बाद आप नीट निकाल दे रहे हो, आपका रैंक इतना अच्छा है कि सिलेक्शन हो जा रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। जनरली आपका रैंक 50,000 से अंदर अंदर आना चाहिए। बच्चे बैठते हैं मेरे ख्याल से 20-22 लाख, तो अगर रैंक 50,000 से अंदर अंदर ला पा रहे हो आप 12th पास करते ही, तो बहुत अच्छी बात है। अभी से तैयारी करो, और तैयारी आपको 11th से ही तय करनी है। कुछ बच्चों ने तो 9th से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होता है नीट और जेई का, तो आपको 11th से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए था था कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अब लेट हो, लेकिन अब भी कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पार्ट से भी नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बहुत। और जैसे 11th खत्म होगा तो 12th में 1 महीने गैप मिलता है, तब जाके थोड़ा कवर कर लेना उसको। तो अभी से तैयारी कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 12th के बाद भी निकाल सकते हो, 12th के बाद नहीं निकला तो ड्रॉप लेना गलत बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब आपको टाइम मिले। क्योंकि लाइफ अगर 1 साल ड्रॉप लेने से, मैं तो कहता हूँ 2 साल ड्रॉप लेने से लाइफ अगर बेहतर हो सकती है तो बेशक ले लो अभी के अभी, जनरली बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हाँ, 2 साल से ऊपर ड्रॉप लेना फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 2 साल से ऊपर कोई ड्रॉप ना ले, 1 साल ड्रॉप लेना पड़ रहा है। कई बार मैं कहता हूँ बच्चों को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल दे के अगर आपकी लाइफ आगे बेहतर हो सकती है, छोटे मोटे कोर्स छोड़ के डॉक्टर बन सकते हो आप, तो डॉक्टर की मतलब एक अलग सोसाइटी बन जाती है, अलग एक उनका ऑरा है।
अलग उनकी सोसाइटी है जिसमें आपका क्या, आपका पूरे खानदान का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। वैसे जेई वालों के लिए है कि अगर 1 साल ड्रॉप लेके लग रहा है निकाल दूंगा तो कर लो, 1 साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं लेने का मन करो, छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो भाई। 1 साल से 2 साल का ड्रॉप, उससे ज्यादा ड्रॉप ना, मैं बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बच्चा 2 साल के बाद तीसरे ड्रॉप में निकाल पाएगा। 1 साल का ड्रॉप बेस्ट है मैक्सिमम, और नहीं तो 12th के बाद ही निकाल दो तो बेस्ट है वो तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय 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 बाय।